Let's begin with one of the most important and interesting chapter of biology second year. This is our first chapter and first lecture of biology second year, and the chapter name is respiration. What actually respiration is, let's we define the respiration in two terms. हम respiration को दो term से define करते हैं. एक respiration cellular level के ऊपर होती है और एक respiration organisms level के ऊपर होती है. अगर सेलुलर लेवल के ऊपर रिस्पायरेशन को हम डिफाइन करें तो रिस्पायरेशन की डिफिनेशन कुछ इस तरह होती है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड एट सेलुलर लेवल, ब्रेक डाउन ऑफ फूड एट सेलुलर लेवल एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी. ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप देखें सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेलीज होती है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिसके अंदर रिस्पायरेशन हो रही होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अगर होगी तो उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं. तो एट सेलुलर लेवल ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज रिस्पायरेशन. वो तो हो गया इंटरनल रिस्पायरेशन के ऊपर. हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के ऊपर, जो कि इस चैप्टर का हिस्सा है. और उस रिस्पायरेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ब्रीथिंग प्रोसेस इज नोन एज रिस्पायरेशन. कि जो ब्रीथिंग प्रोसेस होगा, सांस लेने का अमल जिसको होगा, उसको हम रिस्पायरेशन कहेंगे. इनहेल करना और एक्सहेल करना एयर को, उसको रिस्पायरेशन कहते हैं. सो हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रीथिंग प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म इनहेल O2 एंड एक्सहेल CO2 इज नोन एज रिस्पायरेशन. फिर इसकी डिफिनेशन के बाद अगला हमारा टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस, कि जिस सरफेस के ऊपर रिस्पायरेशन हो रही होगी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी. वो कौन सी प्रॉपर्टीज होगी उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको रिस्पायरेशन के अंदर पता होना चाहिए कि हम इनहेल करते हैं O2 और एक्सहेल करते हैं CO2. जो सराउंडिंग एयर हमें सराउंड कर रही है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अर्गॉन्स, मेनली ये 4 गैसेज होती हैं. मगर हमें जो नीड है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे होते हैं और वो उसकी गैसियस एक्सचेंजेस हो रही होती है और एक्सहेल कर रहे होते हैं और CO2. इस प्रोसेस को गैसियस एक्सचेंज हम कहते हैं, कि वो प्रोसेस जिसके अंदर एक गैस दूसरे गैस से एक्सचेंज हो जाए, यानी CO2 ब्लड के अंदर शामिल हो जाए और CO2 और O2 ब्लड के अंदर शामिल हो जाए और CO2 ब्लड से हम एक्सहेल करते हैं. तो इस प्रोसेस को गैसियस एक्सचेंजेस करते हैं, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं. और वो सरफेस जिसके ऊपर गैसियस एक्सचेंज होगी उसको रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं. द सरफेस वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर इज नोन एज रिस्पायरेटरी सरफेस. तो अब रिस्पायरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसके ऊपर गैसियस एक्सचेंज होगी. सबसे पहले उस सरफेस को मॉइस्ट होना चाहिए, उसके अंदर नमी होनी चाहिए ताकि रिस्पायरेशन हो सके. और वो सरफेस हमारे लंग्स के अंदर होती है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं. फिर उस सरफेस को परमिएबल होना चाहिए. परमिएबल मीन उससे गैसेस पास हो सके. अगर एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये होती है पर्टिकुलर एल्वियोलाई जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है. और एल्वियोलाई को ये ब्लड वेसल सराउंड कर रही हैं और ये है एल्वियोलाई. अब यहां से O2 ने आना है और यहां से CO2 ने जाना है, गैसियस एक्सचेंजेस होनी है. अब इस सरफेस को गैसियस एक्सचेंज सरफेस यानी एल्वियोलाई की सरफेस को मॉइस्ट होना है, एल्वियोलाई की सरफेस को परमिएबल होना है. परमिएबल होगी तभी तो गैसेस उससे पास हो सकेंगी, मीन कि उसके अंदर पोर्स हो या ऐसी सरफेस हो जिससे गैस पास हो सके. तो उस सरफेस को परमिएबल होना चाहिए. परमिएबल का मतलब ये. इसके बाद उस सरफेस को थिन होना चाहिए. अगर ये वाली सरफेस थिक होगी तो उससे गैसेस नहीं पास हो सकेंगी. जिस तरह बंदे को जब निमोनिया हो जाता है तो उसके अंदर फ्लूइड आ जाता है, फिर गैसेस नहीं पास हो सकती और डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग की वजह से डेथ हो जाती है. अब इस सरफेस को रिस्पायरेशन के लिए थिन होना चाहिए और उसकी लेंथ शो की गई है कि उसको 1 mm थिन होना चाहिए, 1 मिलीमीटर उसको थिन होना चाहिए, जो कि बहुत ही थिन सरफेस होती है. अब वो सरफेस थिन भी होगी. अब उसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज है लार्ज सरफेस एरिया, कि उसका सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए. जब हम एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देखते हैं तो लंग्स के अंदर बंच ऑफ एल्वियोलाई यानी ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई के अंदर, और उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है. अगर उस एरिया को हम वैसे अगर उस अनकॉइल एरिया को हम प्लेस करते हैं तो 70 to 90 मीटर तक उसका एरिया बनता है. तो ये एरिया कितना लार्जर होता है तभी उसके ऊपर एफिशिएंट रिस्पायरेशन हो सकती है. अब वो एरिया थिन भी हो गया, लार्ज भी हो गया, परमिएबल भी हो गया, मॉइस्ट भी हो गया. अब उसके पास सबसे आखिरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई होना चाहिए.
यानी अगर यहाँ पर ब्लड सप्लाई होगा तो ब्लड CO2 लेके आएगा, तभी तो गैसियस एक्सचेंज होगी। और हम इस स्ट्रक्चर को इसी तरह देखते हैं कि एल्वियोलाई को ब्लड वेसल सराउंड कर रही होती हैं, एल्वियोलाई को कैपिलरी सराउंड कर रही होती हैं, तभी उसके अंदर एफिशिएंट रिस्पायरेशन हो सकती है। अब अगर हम इन 3 टॉपिक को समराइज करें तो सबसे पहले रिस्पायरेशन एक इंटरनल लेवल के ऊपर और एक एक्सटर्नल लेवल के ऊपर। इंटरनल लेवल की रिस्पायरेशन वो है जिसके अंदर फूड की ब्रेक डाउन हो रही होती है और एनर्जी रिलीज होती है। फूड की ब्रेक डाउन के साथ कंफ्यूज नहीं होना कि स्टोमक के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होती, एट सेलुलर लेवल मैंने लिखा हुआ है। स्टोमक के अंदर जो ब्रेक डाउन होती है वो डाइजेशन होती है एट सेलुलर लेवल, सेल के अंदर। और सेल के अंदर कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकती है मेनली, और उसके साइटोप्लाज्म के अंदर हो सकती है। और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर है, ब्रीथिंग प्रोसेस, सांस लेना और सांस को छोड़ना, इसको हम इनहेल और एक्सहेल कहते हैं, और ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होती है। और लास्ट में प्रॉपर्टीज इसकी परमिएबल होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए और गुड ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, ताकि इसके अंदर एफिशिएंट रिस्पायरेशन हो सकती है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक में रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं कि वो सिस्टम जो रिस्पायरेशन करेगा। तो कंटिन्यू रहें इसके साथ। After completing the respiratory surface and introduction of respiration, we move to our most important topic, and that is respiratory system. Respiratory system वो system है जिसके ज़रिए respiration हो रही होती है। The organ system which perform respiration or through the system through which respiration is occur is known as respiratory system। कि ये वो system है जिसके ज़रिए respiration होगी। इसके जो organ होंगे उनका main function रिस्पायरेशन के अंदर होगा, मीन ब्रीथिंग के अंदर होगा, इनहेल और एक्सहेल के अंदर होगा। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहला जो ऑर्गन है, इसको सीरीज वाइज ऑर्गन से डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला जो ऑर्गन है उसको हम नोज कहते हैं। नोज के बाद फिर फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद फिर लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल, फिर लंग्स, फिर एल्वियोला, इन सब को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम नोज कहते हैं, और नोज द ओनली वन विजिबल पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। नोज के अंदर मेन पार्ट बात आपने ये याद रखनी है कि ओनली विजिबल पार्ट, कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो पार्ट जो हमें विजिबल होता है सराउंडिंग से, उसको हम नोज ही कहते हैं, और हमें पार्ट विजिबल नहीं होते। फिर उसके बाद नोज का स्ट्रक्चर है कि ये नोज जो बना हुआ है, अगर ये नोज है, अगर ये नोज बना हुआ है तो ये किससे बना हुआ है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले नोज की बोन को देखते हैं। नोज की जो बोन होती है, ये अप साइड के ऊपर जो बोन है इसको हम इथमॉइड बोन कहते हैं। ये जो अपर के ऊपर बोन है इसको हम इथमॉइड बोन कहते हैं। और जो नोज की बोन्स के आखिर में ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। बोन्स हार्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है और कार्टिलेज जो होती है वो सॉफ्ट फॉर्म होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, और ये आगे जो फ्रंट पार्ट के ऊपर है इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। अब नोज के एक बंदे के नोज का स्ट्रक्चर दूसरे बंदे के नोज के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है, वो टोटली इथमॉइड बोन और कार्टिलेज के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग। इसके बाद अब नोज के फंक्शंस को देखेंगे, मगर नोज की ये जो 2 ओपनिंग्स हैं, नोज की जो ओपनिंग्स होती हैं उनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। नोस्ट्रिल्स, ओपनिंग ऑफ नोज। अब ये नोज है तो उसकी जो ओपनिंग है जिसके जरिए एयर मूव करेगी लंग्स की तरफ, उसको नोस्ट्रिल कहा जाता है। नोज के अंदर आपको पता होगा 2 नोस्ट्रिल्स होती हैं, और अगर नोस्ट्रिल का हम स्ट्रक्चर देखें तो नोस्ट्रिल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर यहाँ होगा कि नोज की जो इंटरनल कैविटी होती है इनसाइड, उसको हम नेसल कैविटी कहते हैं। अब ये जो जगह आपको नजर आ रही है इसको हम नेसल कैविटी कहते हैं। नेसल कैविटी, नेसल कैविटी। नोज की जो इनसाइड ओपनिंग होगी उसको नेसल कैविटी कहते हैं, और जो माउथ की इनसाइड कैविटी होगी उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, इजी है। अब नेसल कैविटी का स्ट्रक्चर देखें कि नोज की जो इनसाइड कैविटी होगी, फर्स्ट पार्ट तो आपको इजीली ये तो आपको पता होगा कि नोज के अंदर हेयर्स होते हैं। कभी आपने सोचा है कि नोज के अंदर जो हेयर है इनका फंक्शन क्या है? शायद ये किसी ने सोचा हो। तो
तो जो नोज का पार्ट है जिसके अंदर हेयर्स होते हैं उस पार्ट को हम वेस्टिबुलस कहते हैं। और नोज के जो हेयर्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि एयर को क्लीन कर देना। जब हम खड़े होते हैं कहीं डस्ट साइड के ऊपर, तो आप देखें कि अगर आप डस्ट साइड के ऊपर खड़े हैं जहां पर धूल ज़्यादा है, तो अगर वापस आप घर को जाकर अपने नोज़ को क्लीन करें तो आप ब्लैक पार्ट देखेंगे। आपका नोज़ इन साइड से ब्लैक हो चुका होगा, वो ब्लैक उसके हेयर्स हो चुके होते हैं जो कि एयर को क्लीन कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नोज़ के जो हेयर्स हैं वो एक्ट एज क्लीन कर रहे हैं, एयर को क्लीन कर रहे हैं। जो भी उसके अंदर डस्ट है, पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, पोलन से जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो हेयर्स नोज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको निकालना नहीं चाहिए। हेयर्स नोज़ के अंदर हैं, अल्लाह ने बनाए हैं, तो इनका बहुत ही कीमती फंक्शन है जो कि हवा को साफ करते हैं। अब नोज के हेयर से मूव करते हैं। अब ये फ्रंट पार्ट होगा जहां पर चलें। अब नोज के हेयर ने एयर को क्लीन कर दिया। अब एयर वेस्टिबुलस मीन वो पार्ट जिसके अंदर हेयर थे उससे मूव करके नेसल कैविटी की तरफ मूव कर रही है। अब सारा का सारा फंक्शन नोज के अंदर जो होगा वो होगा म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन। अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है इसको डिस्कस करते हैं कि जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है आउटसाइड के अंदर जो नेसल कैविटी, अगर ये नेसल कैविटी है तो इसकी ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन या ये इस तरफ वाली मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस इस वजह से कहा जाता है कि वो मेम्ब्रेन म्यूकस सीक्रेट करती है। अब ये है पर्टिकुलर म्यूकस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये जो ग्लैंड है इसको हम गोबलेट ग्लैंड कहते हैं। अब ये गोबलेट ग्लैंड म्यूकस सीक्रेट करेंगे। अब म्यूकस ये ऊपर मैंने शो किया हुआ है। म्यूकस आपको पता होगा कि थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेशा जिसको हम म्यूकस कहते हैं। वाटर भी इसके अंदर होता है, डेड सेल भी इसके अंदर होता है। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन का म्यूकस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और इस म्यूकस के नीचे ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये शो किया गया है सीलिया। अब मजा आएगा कि सीलिया क्या है। सीलिया का नाम तो आपने सुना होगा, बायो के स्टूडेंट हो, सीलिया का नाम तो सुना होगा। इसको हम माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन्स। कि ये ऐसी माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन्स होती हैं जो मूव करती हैं, जो बीट करती हैं, और ये एक्सटेंशंस होती हैं सेल की, हमें विजिबल नहीं होती, मगर ये सीलिया कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर। अब जैसे ही ये म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सेक्रेट करेगी और सीलिया क्या करेगा, उस म्यूकस को मूवमेंट देगा, उसको मूव करेगा बैक साइड के ऊपर या आगे की तरफ। अब होगा क्या कि जैसे हम ब्रीथ करेंगे उसके अंदर एयर होगी। एयर के अंदर ये तो नहीं है सारी की सारी प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन रखी हुई है या हम सिलेंडर से ब्रीथ कर रहे हैं ऑक्सीजन का। एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, एयर के अंदर पोलन्स भी हो सकते हैं, एयर के अंदर और भी बैक्टीरिया पैथोजेंस हो सकते हैं। तो वो जो पैथोजेंस होंगे वो म्यूकस के साथ स्टिक हो जाएंगे। अब अगर ये एयर थी, इसके अंदर एयर थी, O2 तो गया, अब इसके अंदर अगर डस्ट है, इसके अंदर डस्ट इसके साथ क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी म्यूकस के साथ। अब जब डस्ट उसके साथ स्टिक हो जाएगी या पैथोजन उसके साथ स्टिक हो जाएंगे तो वो बलगम हम या उसको स्वालो कर देंगे या उसको हम निकाल देंगे। तो ये था फंक्शन नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन का। तो नोज क्या कर रहा है, सबसे पहले नोज के जरिए एयर जा रही है। दूसरा नोज का क्या फंक्शन है, नोज के अंदर हेयर्स होते हैं, हेयर के जरिए एयर क्या हो रही होती है, क्लीन हो रही होती है। नेक्स्ट फंक्शन नेसल कैविटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन का था, और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकस भी क्या करता है, एयर को क्लीन करता है। तो हम कह सकते हैं कि जितना का सारा फंक्शन था नोज का, उसने एयर को क्लीन कर दिया। अब हवा साफ सुथरी होकर लंग्स की तरफ जाएगी। मगर एक और फंक्शन है जो आपको याद रखना है कि नोज एयर को वार्म करता है। नोज क्या करता है, वार्म एयर, हवा को गर्म कर देता है। कितने टेम्परेचर के ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर। अब आप कंफ्यूज होंगे कि नोज के अंदर हीटर भी लगे हुए हैं, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नोज के अंदर हीटर्स लगे हुए होते हैं जो एयर को वार्म कर देते हैं, और वो हीटर क्या होती हैं, उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे नाक से ज़्यादा खून निकल सकता है। बाज़ औक़ात हम अगर थोड़ी सी नाक के ऊपर लग जाए तो उससे ज़्यादा खून निकलता है, और निकलता ही रहता है। कुछ लोगों के अंदर उनको बीमारीज होती है। वो क्यों होता है कि नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो इसके नीचे ब्लड वेसल्स हैं जिनसे ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। वो ब्लड बॉडी का ब्लड है, उसका टेम्परेचर 37 डिग्री पर होगा। अब उस ब्लड से क्या होगा, जब ये एयर उस ब्लड के साथ लगेगी, मीन कि उस नेसल कैविटी के अंदर टेम्परेचर वार्म है। किसकी वजह से वार्म है, ब्लड की वजह से वार्म है। अब उस
जगह से जब एयर गुजरेगी तो एयर भी वार्म हो जाएगी। एयर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 30 डिग्री के ऊपर, क्योंकि जब कोल्ड एयर लंग्स की तरफ जाएगी तो कोल्ड एयर लंग्स को इफेक्ट कर सकती है, मगर जब वार्म एयर ब्लड वेसल की वजह से वार्म हो जाती है तो इजीली इफेक्ट नहीं कर सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। जैसे अभी हम एग्जांपल अगर दें तो आजकल सर्दी है, टेम्परेचर क्या होता है 2, 3, 4, 5 डिग्री के ऊपर होता है, तो उसकी एयर का टेम्परेचर भी तो उतना ही होगा। 5 कंसिडर कर लें, 10 कंसिडर कर लें, फिर उस 10 डिग्री वाली एयर को तो लंग्स की तरफ नहीं लेके जाना, उसको 30 के ऊपर लेके जाना है, और 30 के ऊपर उसको लेके जाएगा कौन, उसको 30 के ऊपर लेके जाएगी ब्लड वेसल्स जो कि नोज के अंदर है। एग्जाम्पल आप ऐसे देख लें कि अगर हाथ अपना पकड़ें, आप ब्रीथ करें, फिर हवा को एक्सहेल करें, तो आपके हाथ के ऊपर आपको खुद फील होगा कि वो हवा क्या होगी, गर्म होगी। आप नोज से ना लेके जाएं, मुंह से लेके जाएंगे वो हवा, तो फिर वो गर्म नहीं होगी, क्योंकि मैकेनिज्म उसको वो गर्म कर रहा है। आपको पता चल जाएगा हवा कैसे गर्म होती है। और एग्जांपल आप देखें तो सर्दियों में आप देखेंगे अगर कोई बंदा बात कर रहा होगा तो उसके मुंह से धुआं निकल रहा होगा, वो हमें विजिबल होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो उसकी एयर निकल रही होती है। यहाँ पर नोज की कहानी खत्म हो जाती है। अब सारा का सारा मैकेनिज्म उसके आगे जो होगा वो होगा फेरिंग्स का। फेरिंग्स कौन शेप स्ट्रक्चर होता है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम फेरिंग्स कहते हैं। यहाँ से इस पार्ट तक इसको फेरिंग्स कहा जाता है, और ये पार्ट दोनों पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ भी। ये ईसोफेगस मैंने शो की गई है, ये वो ट्यूब है जिसके जरिए फूड जाएगा, और ये मैंने ट्रेकिया शो किया गया है जिसके जरिए एयर जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये ट्रेकिया और ईसोफेगस दोनों कनेक्टेड हो जाती हैं, किस पार्ट के ऊपर, फेरिंग्स के ऊपर कनेक्टेड हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके इस कनेक्शन का इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो उसको हम नेसल ट्यूब इंजेक्ट करते हैं खाने के लिए। उसके ट्यूब, कोई भी उसको फूड जब दी जाती है तो ट्यूब के जरिए दी जाती है, और वो ट्यूब हम नाक के जरिए इंजेक्ट करते हैं। फेरिंग्स के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, थर्ड पार्ट। अब फेरिंग्स से क्या होगा, ये फेरिंग्स से जब एयर आई थी तो एयर फेरिंग्स से एंटर हो जाएगी लैरिंग्स की तरफ, फूड आया था तो फूड एंटर हो जाएगा फेरिंग्स से ईसोफेगस के अंदर। अब इस फूड की एंट्री कैसे होगी, इस प्रोसेस को समझते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए एक स्टेप को समझना पड़ेगा लैरिंग्स से, जिसको एपिग्लोटिस हम कहते हैं। कि लैरिंग्स का वो पार्ट, इसको मैं आपको डायग्राम के जरिए शो कराता हूं कि ये अगर फेरिंग्स है, ये अगर लैरिंग्स है, और ये इसके साथ ईसोफेगस है, तो इस लैरिंग्स का जो फ्रंट पार्ट होगा, ये इसका पार्ट, इसको एपिग्लोटिस हम कहते हैं। एपिग्लोटिस, फेरिंग्स की ओपनिंग को ग्लोटिस कहा जाता है। ये है इसकी ओपनिंग, ये है इसकी ओपनिंग, इसको ग्लोटिस कहते हैं। और ये है इसकी ग्लोटिस के ऊपर एक लिड होती है कार्टिलेज की, जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। अब अगर फूड को आना है, अब जैसे अगर बकल कैविटी से फूड को आना है तो फूड यहाँ से लैरिंग्स को भी जा सकता है, फूड यहाँ से ईसोफेगस को भी जा सकता है। तो इसको लैरिंग्स को जाने के लिए हमने खुराक को फेफड़ों की तरफ तो नहीं लेके जाना, खुराक को मैदे की तरफ लेके जाना है, तो उसको जो पार्ट प्रोटेक्ट करता है उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस इसको कैसे प्रोटेक्ट करता है कि जैसे फूड की एंट्री होगी तो ये लैरिंग्स और ट्रेकिया अपवर्ड मूव करेंगे, जैसे ये अपवर्ड मूव करेंगे तो इसको ट्रेकिया क्लोज कर देगा। इसका मैकेनिज्म ऐसे होगा कि अगर ये ट्यूब है, इसके ऊपर ये एपिग्लोटिस है, ये अपवर्ड मूव कर जाएगी, जैसे अपवर्ड मूव करेगी तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे क्लोज हो जाएगा, और जो फूड होगी वो फूड ईसोफेगस के अंदर चली जाएगी। आप अपने गले के ऊपर हाथ रखें और कुछ स्वालो कर दें। आप अगर सलाइवा को स्वालो करेंगे तो देखेंगे कि आपका ट्रेकिया अपवर्ड मूव कर रहा है। जैसे ही ट्रेकिया अपवर्ड मूव करेगा, उसके ऊपर जो लिड है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं वो उसको क्लोज कर लेती है, और जो फूड वाटर होगा या फूड होगी वो लैरिंग्स के अंदर नहीं जाएगी, वो लैरिंग्स के बजाय सीधा का सीधा फेरिंग्स के अंदर, सॉरी ईसोफेगस के अंदर चली जाएगी। अब जो एयर होगी, एयर फिर एयर के लिए तो हम अपनी ट्रेकिया को अपवर्ड मूव नहीं कर रहे, एयर हम ब्रीथ करते हैं तो ट्रेकिया नहीं ब्रीथ ऊपर की तरफ नहीं मूव कर रहा। अब ये ट्रेकिया ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा, तो अब वो ओपनिंग की ओपनिंग रहेगी और एयर सीधा का सीधा लंग्स की तरफ जाएगी। यहाँ से आप समझ चुके होंगे इसका मैकेनिज्म
कैसे इसका मैकेनिज्म? सिंपल कि जैसे हम स्वॉलो करते हैं किसी चीज को, ट्रेकिया अपवर्ड मूव करता है, इसके मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ट्रेकिया अपवर्ड मूव करता है। जैसे अपवर्ड मूव करता है तो इपिग्लोटिस इसको क्या कर देता है? क्लोज कर देता है और फूड ईसोफेगस के अंदर चली जाती है। ये थी लैरिंग्स की, कि लैरिंग्स वो पार्ट है जो एयर को लंग्स की तरफ लेके जा रही है। दूसरा फंक्शन इसका है वॉइस प्रोडक्शन के अंदर। अगर लैरिंग्स का स्ट्रक्चर देखें, ये अगर लैरिंग्स है तो इसके पार्ट के ऊपर दो कार्ड्स होते हैं जिनको हम वोकल कार्ड कहते हैं। वोकल कार्ड कहते हैं, जो बैंड होते हैं कार्टिलेज के उनको वोकल कार्ड कहते हैं। उन वोकल कार्ड की वजह से लैरिंग्स को ऑर्गन ऑफ वॉइस भी कहा जाता है। वोकल कार्ड की वजह से इसको वॉइस का ऑर्गन कहा जाता है, कि वो पार्ट बॉडी के अंदर जो वॉइस प्रोड्यूस करेगा उसको लैरिंग्स कहते हैं। ये कैसे वॉइस प्रोड्यूस करेगा? अब यहाँ एयर हमने ब्रीथ की, एयर यहाँ पर है ट्रेकिया के अंदर। जब एयर इन वोकल कार्ड से गुजरेगी, जैसे ही इन वोकल कार्ड से गुजरेगी, ये वोकल कार्ड वाइब्रेट हो जाएंगे और साउंड प्रोड्यूस होगा। और साउंड प्रोड्यूस होगा, वो साउंड प्रोड्यूस हो चुका है। अब उस साउंड को हमारी जबान वॉइस के अंदर चेंज कर देगी, उस साउंड को टंग वॉइस के अंदर चेंज कर देगी। इसके दो वोकल कार्ड होते हैं लैरिंग्स के अंदर। जैसे साउंड उन वोकल कार्ड से गुजरती है, ये वोकल कार्ड वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वाइब्रेट होते हैं तो वॉइस प्रोड्यूस हो जाती है। वो वॉइस साउंड के अंदर चेंज होगी थ्रू टंग्स के जरिए। सो यहाँ पर लैरिंग्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के 3 ऑर्गन पढ़े, नोज, फेरिंक्स और लैरिंग्स। नोज का स्ट्रक्चर था एयर को लंग्स की तरफ लेके जाना और एयर को क्लीन करना। फेरिंक्स का फंक्शन था, दोनों ऑर्गन के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ये एयर को लैरिंग्स की तरफ लेके जाएगा और फूड को ईसोफेगस के अंदर लेके जाएगा। और लास्ट पार्ट जो था लैरिंग्स, लैरिंग्स वो पार्ट है जो एयर को लंग्स की तरफ लेके जा रहा है। और लैरिंग्स को हम ऑर्गन ऑफ वॉइस भी कहते हैं। और इसकी जो ओपनिंग होती है उसको ग्लोटिस कहा जाता है, और ग्लोटिस के ऊपर जो लिड होती है उसको इपिग्लोटिस कहा जाता है। और इपिग्लोटिस ड्यूरिंग स्वाल्विंग क्लोज हो जाती है। कैसे क्लोज होती है? कि जब हम स्वाल्विंग करते हैं ट्रेकिया के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो ट्रेकिया अपवर्ड मूव करता है। जैसे ही ट्रेकिया अपवर्ड मूव करेगा उसके साथ लैरिंग्स के ऊपर जो लिड होगी वो उसको क्लोज कर देगी, और उसके साथ इसकी वॉइस प्रोडक्शन का मैकेनिज्म पड़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अगले ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।